हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो आपका एनटीए नेट का जो एग्जाम है उसके लिए जो आपका हायर एजुकेशन का टॉपिक है उससे रिलेटेड मैं 190 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है। आप देखिए सामने देख रहे होंगे, इसमें ईयर जो है वो मेंशन है, ठीक है ना। तो 2019 से लेकर के 2016 तक का जो ये मैटर है ये मेरे पास में है। और भी मैं क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहा हूं जो अभी 2020 में हुए थे, अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक में। तो वो भी क्वेश्चंस का कलेक्शन जो है वो मैं कर रहा हूं। तो ये आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेके आया हूं। तकरीबन 5 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इसमें आएंगे, ठीक है। तो मैंने काफी सारे टॉपिक्स पर आपका ये कलेक्शन किया है, तो 200 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन, 240 क्वेश्चन, ताकि आप जो है टॉपिक वाइज इसकी स्टडी कर सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। हायर एजुकेशन सिस्टम का नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा GIAN यानी जो इसका पूरा नाम होता है वो होता है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि वैश्विक अध्येताओं को भारत में उनके समवर्तियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि शिक्षक से सीखना, ठीक है। ये 2019 के क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे, जो सेट्स आए थे, ठीक है ना। देखिए ईयर मेंशन है आगे। निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है। वो थी आपकी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन 4 कि भारत में 20वीं शताब्दी के मध्य प्रभावी रही प्रतिभा पलायन समस्या निम्नलिखित में से किस पक्ष का परिसूचक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है कि केवल 1 और 2 स्टेटमेंट सही है इसमें, कि भारत में उच्च अध्ययन और शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं का अभाव और विकसित देशों की उस स्तर पर प्रतिभा क्रय की क्षमता जो विकासशील देशों के वश में नहीं थी, ठीक है। क्वेश्चन 5 है कि भारत और दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन सा है। तो ऑप्शन सी सही है, NUEPA। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, NUEPA, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 6 कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित है। तो वो था आपका कोठारी आयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ध्यान रखना, कोठारी आयोग का हमारे भारत की जो शिक्षा व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन 7 कि कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया। वो था ऑप्शन नंबर ए, भारतीय शिक्षा आयोग। क्वेश्चन 8 विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का वर्तमान स्वरूप है। तो वो है ऑप्शन बी, AIU, ठीक है, AIU। क्वेश्चन 9 निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक अभिकल्प भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जो कि स्वयं है में शामिल नहीं है। SWAYAM, ठीक है ना, स्वयं में शामिल नहीं है। तो वो है आपका
ऑप्शन सी की भौतिक अंतःक्रिया। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समामेलित नहीं है? तो देखिए जो ऑप्शन सी है वो इसमें सही है, नहीं की हम बात कर रहे हैं। तो MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन क्रेडिट्स, इससे पहले मैं आपको दो बता दूं सॉरी, जो ज्ञान दर्शन है वो एक्चुअली एक उपग्रह है उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल, ठीक है ना, ज्ञान दर्शन। तो इसे इग्नू द्वारा स्टार्ट किया हुआ है। इग्नू द्वारा दो चैनल स्टार्ट किए गए हैं, एक है आपका ज्ञान दर्शन और एक है एकलव्य। एकलव्य जो है वो जो साइंस साइड से रिलेटेड जो कंपटीशन होते हैं तो उससे रिलेटेड जो है वो इग्नू ने एकलव्य स्टार्ट कर रखा और ज्ञान दर्शन भी इग्नू ने स्टार्ट कर रखा है, ठीक है ना। तो जो ज्ञान दर्शन है इस पे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार, ये 2005 में इग्नू ने स्टार्ट किया था। तो हम फिलहाल इस क्वेश्चन में 3 की बात कर रहे हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है कि MOOC जो है वो मैसिव ओपन ऑनलाइन क्रेडिट से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन 11 कि वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम था, तो वो था ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, संस्कृत। क्वेश्चन 12 कि अतीत काल में भारत में उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत अधिगम, अधिगम की इंग्लिश होती है लर्निंग, की विधि में शामिल रहा। तो ऑप्शन बी करेक्ट था, इसमें करेक्ट है कि याद करना, समीक्षात्मक विश्लेषण और कथावाचन, ठीक है, याद करना, समीक्षात्मक विश्लेषण और कथावाचन। चलिए ध्यान रखिए, देखिए यहां थोड़ा सा आपको पिक्चर क्लियर मिलेगी, फर्स्ट पेज पे थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं थी, है ना, कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कि वह कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य अभियांत्रिकी विज्ञान में शोध को बढ़ावा देकर संस्थाओं में शोध का वातावरण तैयार करना है? तो वो है ऑप्शन सी शोध संवर्धन योजनाएं, RPS, रिसर्च प्रमोशन स्कीम, ठीक है, पूरा नाम है रिसर्च प्रमोशन स्कीम, ठीक है, RPS। क्वेश्चन 14 इंस्पायर स्कॉलरशिप का किस एजेंसी से वित्त पोषण होता है? वो होता है DST, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। इंस्पायर स्कॉलरशिप का किस एजेंसी से वित्त पोषण होता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, DST, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 15 कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है। तो NCERT इसने आपका राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क को तैयार किया था। क्वेश्चन 16 कि शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का उद्देश्य क्या रहा है? तो वो रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए की समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन 17 निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है? तो वो है आपका कोठारी आयोग, ऑप्शन नंबर सी। फिर से बता रहा हूं, कोठारी आयोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि उन्नत भारत अभियान योजना का उद्देश्य है। तो उन्नत भारत अभियान योजना का उद्देश्य था कि ऑप्शन बी देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम 5 गांवों के साथ जोड़ना। क्वेश्चन 19 कि उस योजना को चिन्हित कीजिए जिसका उद्देश्य नीतिगत रूप से प्रासंगिक अनुक्षेत्रों में सामाजिक विज्ञान शोध को बढ़ावा देना है ताकि नीति निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में महत्वपूर्ण आगतों का प्रावधान किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका करेक्ट है सी कि ICSSR, ठीक है, इम्प्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है स्वयं क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कंपटीशन में आया हुआ है, सिलेक्ट में भी आया हुआ है। स्वयं जो है वो शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है ना, शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम। क्वेश्चन 21 कि भारत में शिक्षण कार्यक्रमों की गतिविधि तथा गुणवत्ता संबंधी पक्ष का अनुवीक्षण कौन सा संगठन करता है? वो है आपका NCTE,
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 22 कि किसी विश्वविद्यालय में निम्नांकित में से किस निकाय या इकाई को सांविधिक कार्य करना होता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, प्रबंधन बोर्ड, जो मैनेजमेंट बोर्ड होता है। ठीक है। क्वेश्चन 23 कि समग्र रूप से मूल्य आधारित शिक्षा किसी विश्वविद्यालय के निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप या कार्यक्रम का उद्देश्य होता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कि योग शिक्षा और सुस्थिति केंद्र, जिसे हम वेलनेस सेंटर भी कहते हैं, योग शिक्षा और सुस्थिति केंद्र। क्वेश्चन नंबर 24 भारत में विश्वविद्यालय तंत्र के माध्यम से निम्नांकित में से किस गतिविधि में मानवीय मूल्यों के संवर्धन के अत्यधिक क्षमता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वरिष्ठ संकाय सदस्यों द्वारा आदर्शीकरण। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन संस्थान एक मानित विश्वविद्यालय है ना, इंग्लिश में डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलते हैं, कि गतिविधियों या स्थितियों को सही ढंग से वर्णित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें, 1 और 3, यानी कि जो शिक्षण के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता निर्माण और अनुसंधान है, और 3 कि किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरह भारत सरकार द्वारा पूर्णतः अनुरक्षित। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, आप सभी जानते हो, शॉर्ट में हम इसको इग्नू बोलते हैं, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1 और 2। तो यह एक स्वायत्त शासी संस्था, इंग्लिश में हम इसे ऑटोनोमस बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऑटोनोमस है ये इग्नू, आप सभी जानते हैं। और सेकंड की ये मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के संवर्धन के लिए समर्पित है। ये आपका ओपन और डिस्टेंट एजुकेशन सिस्टम के लिए है ये समर्पित। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि भारत में राज्यों के विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा प्रणाली में नेतृत्वात्मक और कार्यपालक भूमिका किसे दी गई है? तो जो हमारी यूनिवर्सिटी के कुलपति होते हैं, वाइस चांसलर कहते हैं इंग्लिश में, तो उनको दी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट है ना, कि विश्वविद्यालय के कुलपति, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 28 कि विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के लिए औपचारिक प्राधिकारी है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्या परिषद। ध्यान रखेंगे, विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्यक्रमों के अनुमोदन, यानी जहां पर सिलेबस अप्रूव्ड किया जाता है। जैसे आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिलेबस जो है वो लगभग आ चुका है, तो अगर यूनिवर्सिटी मीटिंग करती है, ठीक है ना, तो उसमें जो भी कोई उसको अप्रूव किया जाएगा औपचारिक तरीके से, तो वो हो गया आपका विद्या परिषद, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 29 है कि विद्यालय या विश्वविद्यालय कार्यक्रमों के माध्यम से मानवीय मूल्यों के संवर्धन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नेत्रात्मक शैली सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रतिभाग आधारित नेतृत्व शैली। प्रतिभाग आधारित नेतृत्व शैली। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 55% अंकों वाला एक स्नातकोत्तर उत्तीर्ण छात्र, यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट कर लेता है, पास हो जाता है, तो पीएचडी करने के लिए या प्राप्त करने के लिए वो रिसर्च करना चाहता है, तो इसके लिए औपचारिक आवश्यकताएं क्या होंगी? ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए आपका देखिए इसमें करेक्ट है। जैसे 1 नंबर किसी विश्वविद्यालय की नामांकन परीक्षा में बैठना, बिल्कुल सही है। 4 नंबर नामांकन, यानी जो एनरोलमेंट नंबर होता है, ठीक है ना, एनरोल होने के लिए नामांकन संख्या, एनरोलमेंट नंबर, और नामांकन मीन्स एनरोल होना, तो उसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना यानी एप्लीकेशन देना। 5 नंबर है कि शोध के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना, और 8 नंबर है विश्वविद्यालय के संगत निकाय द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित करना,
और 9th है कि अनिवार्य पाठ्यक्रम कार्य में भाग लेना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वैसे भी बेसिक चीज है तो हम सभी को जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 31 कि भारत में स्थापित पहला मुक्त विश्वविद्यालय है, यानी जो ओपन यूनिवर्सिटी जो थी वो भारत में सबसे पहले कौन सी थी, तो वो थी भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि हैदराबाद में है। यह क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है। मैं आपको बात बता दूं, अगर सिटी का नाम देता है तो आप उसमें वहां हैदराबाद को टिक लगाएंगे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। अभी हम देखेंगे आगे ये क्वेश्चन जो है स्टेट के नाम से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 32 है कि वर्ष 1948 में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की पुनर्संरचना के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया था। देखिए वर्ष 1948 की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया था तो वो था डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 33 है कि विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों को निम्नांकित में से किस श्रेणी में रखा जाता है। देखिए फर्स्ट नंबर केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेकंड राज्य विश्वविद्यालय, थर्ड निजी विश्वविद्यालय और फोर्थ मान्यता विश्वविद्यालय। निजी हो गया आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, और फोर्थ नंबर आपकी जो होती है मान्यता विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 34, ये अभी भी क्वेश्चन देखिए ये वाला आया है जो अब हुए हैं सितंबर से लेकर के नवंबर तक, जो आपके एंटी नेट के एग्जाम हुए हैं और जो सेलेक्ट के हुए हैं, कि इसमें आपका ई पाठशाला किसकी पहल है, तो ये थी एनसीईआरटी की ई पाठशाला। ठीक है ना, एनसीईआरटी की। क्वेश्चन नंबर 35 कि ग्रामीण संस्था प्राधिकरण परिषद कहां स्थित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, हैदराबाद में। क्वेश्चन 36 इंजीनियरिंग प्रत्यायन निकायों के लिए अंतरराष्ट्रीय करार वाशिंगटन समझौता में भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है, तो वो होता है आपका एनबीए के माध्यम से। ठीक है, ध्यान रखना है, यूजीसी हो गया, एनएएसी हो गया, ये तो यूजीसी इंडिया में हो गया आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एनएएसी आपका जो हो गया नेक का हो गया, और भारतीय उच्च शिक्षा परिषद ये भी इंडियन से। जो एनबीए है ये आपका इंटरनेशनल से रिलेटेड है, ध्यान रखना है ना, वाशिंगटन समझौता। अक्सर आप न्यूज में देखते होंगे कि अगर इस चैनल पर आपको दिखाई किसी भी चीज से, विषय वस्तु से कोई भी शिकायत है तो आप कृपया एनबीए को जो है वो अपना सुझाव दे सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 37 है कि डॉक्टर एएल मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी। देखिए 1948 में तो हुई थी एस राधाकृष्णन की, और 1952 में हुई थी आपकी इसकी। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 1952 में जो माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई तो वो किसकी अध्यक्षता में हुई, तो उसका आंसर आएगा डॉक्टर एएल मुदलियार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन 38 है कि निम्नलिखित में से किसने पाठ्य चर्चा कार्यक्रम 10+2+3 शैक्षणिक संरचना को सामान्य कोर के रूप में परिकल्पित किया था। ठीक है ना, तो अब जैसे नई शिक्षा पॉलिसी आ रही है तो उससे भी कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में, तो मैं आपको उससे भी कराऊंगा, क्वेश्चन तैयार कर रहा मैं उससे भी रिलेटेड। तो इसमें आपका ये था कोठारी आयोग 10+2+3, आपने अक्सर देखा होगा लिखा हुआ पहले, तो कोठारी आयोग ने इसको परिकल्पित किया था। क्वेश्चन 39 है पब्लिक स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। पब्लिक स्कूलों में माध्यमिक विकास के शिक्षा के विकास के लिए ना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्वेश्चन 40 है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 नवंबर को, कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे मनाया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है
कि विश्व में भारत की विशालतम उच्च शिक्षा प्रणाली किन देशों के बाद आती है? तो एक तो आती है, ऑप्शन डी करेक्ट है, एक तो होती है संयुक्त राज्य अमेरिका और एक है आपका चीन। ठीक है ना, ध्यान रखना, थर्ड नंबर पे आती है। तो फर्स्ट नंबर पे भी अगर आपको क्वेश्चन आता है कि विश्व में जो है उच्चतम विशालतम उच्च शिक्षा प्रणाली में नंबर फर्स्ट नेम किसका है, तो वह आएगा आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सेकंड का पूछता है कि दूसरा नंबर किसका आता है, तो वो आता है चाइना का। और थर्ड आपसे पूछता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो थर्ड नंबर आता है, ठीक है, भारत का। क्वेश्चन 42 की प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप निम्नलिखित में से किसमें पीएचडी कार्यक्रम करने वाले छात्रों के लिए है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है इस बार भी, है ना। तो वो हुआ है ऑप्शन डी करेक्ट है, आईआईटी और आईआईएससी। ठीक है। क्वेश्चन 43 है कि विपक्ष का नेता उन समितियों का एक सदस्य होता है जो चयन करती हैं, जो जैसे इस समय राहुल गांधी जी हैं विपक्ष के नेता, है ना, मोदी सरकार के अगेंस्ट। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। एक तो केंद्रीय सूचना आयुक्त का, और 2 नंबर है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का, और 3 नंबर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का। ठीक है, इसमें नहीं होता है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के लिए, उसमें वो सदस्य नहीं होता उस समितियों का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, जेंडर बस्टिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है ना, इस पर भी क्वेश्चन आ रहा है 1-2 बार से। तो जो आपका जेंडर बस्टिंग है उसमें केवल 2 और 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट है कि इसमें महिलाओं पर सरकार के बजट के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है, और 4 ये एक और बस्टिंग नवोन्मेष है, इनोवेटिव है। ठीक है ना, चलिए, बस्टिंग नवोन्मेष है, ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 45 है कि भारत में नागरिक केंद्रित शासन प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सी बाधाएं हैं? एक तो देखिए फर्स्ट नंबर है कि सरकारी नौकरशाहों की सख्त और अनम्य अभिवृत्ति, और 2 कि कानूनों और नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। क्वेश्चन 46 की कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज को कहते हैं, वो है ऑप्शन ए करेक्ट है, संघीय विश्वविद्यालय। कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलेज से कहते हैं हम संघीय विश्वविद्यालय। क्वेश्चन 47 स्कोप विश्वविद्यालय का संक्षिप्तीकरण है, यानी अगर हमें स्कोप का पूरा नाम अगर हमें पता हो, वो है ऑप्शन ए स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। आई रिपीट, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन 48 की साक्षर भारत सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनूठे योगदान के लिए दिए जाते हैं? देखिए, साक्षर वर्ड ही स्टार्टिंग में दे रखा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, साक्षरता प्रोग्राम। ठीक है ना, साक्षर भारत सम्मान, तो साक्षरता प्रोग्राम से रिलेटेड दिए जाते हैं। क्वेश्चन 49 कि मानव अधिकारों में सार्वभौमिक घोषणा अपनाई गई थी, तो वो गई थी 10 दिसंबर 1948 को। ध्यान रखना, 10 दिसंबर 1948 को। ये देखिए सेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये ऐसे मैंने क्वेश्चन सा कलेक्शन कर रखा है आपके लिए, जो सेट में भी आए हुए हैं। मध्य प्रदेश सेट में देखिए ये आए हुए क्वेश्चन है आपके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 है कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2017-18 अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन मीटिंग आवर कमिटमेंट्स के प्रकाशक हैं, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर बी यूनेस्को। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 कि दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास में लगे अध्यापकों को अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना चाहिए, किसमें? ऑप्शन डी करेक्ट है, आरसीआई में। जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो उनके पुनर्वास में जो अध्यापक लगे हुए होते हैं, तो उनको आरसीआई में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 52 कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहां स्थित है, तो वो है शिमला में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 53 की नेक यानी कि NAAC जो भी आया था पीछे क्वेश्चन में के संशोधित ग्रेडिंग प्रारूप के अनुसार उच्चतम ग्रेड है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, A++। देखिए 9 ग्रेड होते हैं नेक में, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। तो जो A++ है ये सबसे हाईएस्ट उसमें ग्रेड दिया जाता है। क्वेश्चन 54 की भारत में दूरस्थ शिक्षा जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसकी नियामक संस्था है, देखिए वो है UGC, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्वेश्चन 55 बहुत इंपॉर्टेंट है कि UGC के जो पहले अध्यक्ष रहे वो कौन थे, तो वो थे प्रोफेसर SS भटनागर। UGC के पहले अध्यक्ष हैं प्रोफेसर SS भटनागर, पहले अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से डीम्ड विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा कथन सही है। देखिए 2, 3 और 4 नंबर सही है, बिल्कुल ऑप्शन बी। वो अपना पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस जो है वो अपना खुद से तैयार कर सकते हैं, और वो दाखिला और फीस के लिए अपने भी दिशा निर्देश बना सकते हैं, और वो उपाधि भी प्रदान कर सकते हैं, है ना। जो 1 नंबर है ये सही नहीं है कि राज्य के राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, ठीक है, ये डीम्ड से रिलेटेड नहीं है। ये हमारी जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ है, तो जो राज्य की जो सरकारी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल, ठीक है ना, प्राइवेट के या सॉरी डीम्ड के नहीं होते। क्वेश्चन 57 के आपका उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के निम्नलिखित में से कौन कौन से अवगुण हैं, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, 2, 3, 4 कि जो उच्च शिक्षा का जो वैश्वीकरण हो रहा है उसमें शिक्षा में अभी जाति को बढ़ावा दिया जाता है, शिक्षा का वस्तुकरण किया जाता है और शिक्षा की लागत में बढ़ोतरी की जा रही है। ये आप सभी जानते हैं कि एजुकेशन जो है वो इस समय काफी महंगी हो रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 58 कि मूल्य शिक्षा का जो उद्देश्य है वो निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छे तरह से पूरा किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना। क्वेश्चन 59 उच्च शिक्षा की संस्थाओं में नेक द्वारा निम्नलिखित में से किस संकेंद्रक मूल्य को बढ़ावा दिया गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 1, 2 और 3। एक तो है कि राष्ट्रीय विकास में अवदान, और 2 है विद्यार्थियों में वैश्विक प्रवीणताओं का संपोषण, और 3 है विद्यार्थियों और अध्यापकों में मूल्य व्यवस्था विकसित करना, ठीक है। 4th नहीं है कि आधारिक सुविधाओं के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना, ठीक है, ये नहीं है, तो ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 60 है कि मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति या विमर्शी सत्र, ठीक है, मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति या विमर्शी सत्र। क्वेश्चन 61 बहुत बार आया है, NMEICT का पूरा नाम क्या है, देखिए नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। क्वेश्चन 62 रूसा, आपने अक्सर नाम सुना होगा, तो इसका पूरा नाम क्या है, तो रूसा का जो पूरा नाम है वो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है, के निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है कि 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर कि सरकारी संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है और गुणवत्तापूर्ण संकायों को इंग्लिश में फैकल्टी बोलते हैं, ठीक है, कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, और 3 नंबर के वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों के उन्नयन के माध्यम से नई संस्थाएं सृजित करना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है कि शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है, तो एक तो धर्म, एक लिंग
और एक जन्म स्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राष्ट्रीयता नेशनलिटी जो है वो नहीं है इसमें शामिल, ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम होते सारे इंडियन ही हैं जो इंडिया में रह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया था? देखिए, यूजीसी को जब गठित किया गया था उसके 3 उद्देश्य थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक तो अनुसंधान के उन्नयन और उच्च शिक्षा के विकास के लिए, और दूसरा संभावनाशील अधिगम वाले संस्थानों की पहचान और उन्हें उसी रूप में बनाए रखने के लिए, और 3 की शिक्षकों का क्षमता निर्माण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 65, दी साउथ एशिया यूनिवर्सिटी निम्नांकित में से किस शहर में अवस्थित है? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दी साउथ एशिया यूनिवर्सिटी, तो वो आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, क्वेश्चन 66, वर्तमान, क्योंकि 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए वर्तमान शब्द लिखा है। आप इससे रिलेटेड लेटेस्ट जो है उसको एक बार चेक कर लेंगे कि 2015 वर्तमान में भारत की उच्च शिक्षा संस्थाओं में सकल नामांकन अनुपात लगभग क्या है? जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो कितना है? तो देखिए, 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो उस समय जो था वो 23% था। ठीक है ना, आपका जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कितना है। ठीक है, क्वेश्चन 67, निम्नांकित या निम्नलिखित में से किन तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए, चारों ही हैं। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। ए जन्म से भी मिल जाती है, डिसेंट से भी मिल जाती है, अवजनन, और देशीयकरण से भी मिल जाती है, और राज्य क्षेत्र के मिल जाने से भी। क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं यूजीसी अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने के लिए जो है वो सक्षम है? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी करेक्ट है। ठीक है ना, 1, 2 और 4 नंबर। ठीक है, चलिए, विश्वविद्यालय 1 नंबर की अगर जो है मैं आपसे बात करूं तो चलिए इसको यहां एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 1, 2 और 4 नंबर क्योंकि आंसर है। एक तो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय कोई होना चाहिए, और दूसरा विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित कोई आपका विश्वविद्यालय होना चाहिए, और 4 नंबर जो है वो विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट है, 1, 2 और 4 नंबर। क्वेश्चन 69 कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2014 में अभिनिर्धारित जाली संस्थाएं या विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में है? तो वह उत्तर प्रदेश। देखिए, जो फर्जी जो यूनिवर्सिटीज होती हैं जिसको सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त नहीं होती है, या ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से अप्रूव्ड नहीं है, तो वो उत्तर प्रदेश में जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, ये 2014 में भी और 2019 में भी ये ज्यादा थी। क्वेश्चन 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंध रखता है? देखिए, शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम, तो ये है आपका NUEPA। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है? जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? देखिए, पौंडीचेरी विश्वविद्यालय भी है, और विश्व भारती भी है, और HNB गढ़वाल भी है। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय जो गढ़वाल की है। ठीक है ना, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है वो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए 1, 2 और 3 नंबर इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन 72, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यह है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ही मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया है। क्वेश्चन 73, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के संबंध में सही है? तो देखिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। 1 नंबर कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संस्था के अधिनियम से होती है, बिल्कुल करेक्ट है।
2, भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर होते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और 3 नंबर जो है कि राष्ट्रपति विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति अथवा प्रबंधक बोर्ड के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर जो है वो इसके लिए सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए ई कंटेंट बनाने का कार्य निम्नलिखित में से किसे सौंपा गया है? ठीक है ना, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी करेक्ट है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन। ठीक है, ई कंटेंट आप बार बार सुनते होंगे तो ई कंटेंट से रिलेटेड आप ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 75 के भारत का जो पहला वर्चुअल यूनिवर्सिटी थी वो कहां शुरू की गई थी? तो वो शुरू करी गई थी तमिलनाडु में। क्वेश्चन 76, निम्नलिखित में से किस परिषद को वर्ष 2013 में विघटित कर दिया गया था? तो वो थी आपकी DEC, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया एग्जाम में कि डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल को कौन से ईयर में विघटित कर दिया गया था? तो वहां पे आपको याद रखना है 2013 में। ठीक है, क्वेश्चन 77 कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, ठीक है, नेक का पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 नंबर करेक्ट है कि यह एक स्वायत्त शासी संस्था यानी ऑटोनोमस ये जो है आपका एक इंस्टीट्यूट है और इसे उच्च शिक्षा के संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्यानन की जिम्मेदारी का कार्य दिया गया है। ठीक है, ये दिल्ली में स्थित है, ये गलत है, बेंगलोर में है इसका हेड ऑफिस जो है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय है, तो ये भी गलत है इसके बारे में। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 कि वर्ष 2010-11 में उच्च शिक्षा में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के विद्यार्थियों का नामांकन निर्धारित आरक्षित श्रेणी के प्रतिशत से अधिक था? वो था आपका अन्य पिछड़ा वर्ग, जो ओबीसी के थे। ठीक है, तो वो विद्यार्थियों का जो नामांकन था ओबीसी के, वो निर्धारित आरक्षित श्रेणी के प्रतिशत से ज्यादा था। क्वेश्चन 79, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, चलिए देखिए ये तो ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है ना। 1956 में इसे तैयार किया गया था और इसे उच्च शिक्षा की उन्नति और समन्वय का कार्य भी सौंपा गया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और इसे केंद्र सरकार से योजनागत और गैर योजनागत निधियां प्राप्त होती हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी जो है वो इसके बारे में सही नहीं है कि राज्य विश्वविद्यालयों के लिए इसे राज्य सरकारों से निधियां प्राप्त होती हैं। ठीक है ना, ये सही नहीं है, इसके बारे में ध्यान रखना। ऑप्शन डी, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या संस्थाएं अल्पसंख्यक यानी जो माइनॉरिटी की हैं? तो जो दिल्ली का सेंट स्टीफन कॉलेज है वो आपका माइनॉरिटी कॉलेज है, ध्यान रखना, सेंट स्टीफन कॉलेज, केवल 4। क्वेश्चन 81 कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहां स्थित है? देखिए रिपीट हो गया, अभी आया था शिमला में। कुछ क्वेश्चन अब इसमें रिपीट भी होंगे, ध्यान रखिएगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस की स्टडी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो भारतीय उच्च शिक्षा उच्च अध्ययन संस्थान जो है वो शिमला में स्थित है। ठीक है, चलिए 82 है कि एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो पूरा नाम है आपका, के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? ठीक है ना, तो जो इसके रीजनल ऑफिसेस हैं वो हैं 4, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 83 की निम्नलिखित में से किसके बाद भारत में कॉलेज में सर्वाधिक छात्र हैं? तो यूएसए, यानी कि नंबर 1 पर यूएसए में कॉलेज हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, और यूएसए के बाद भारत के कॉलेजों में छात्र हैं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 84,
भारत का पहला जो ओपन यूनिवर्सिटी थी, खुला विश्वविद्यालय, वो किस राज्य में स्थित है? तो देखिए मैंने आपको ये बताया था कि अगर सिटी का नाम पूछता है तो आपको वहां पर हैदराबाद लिखना है, लेकिन अगर स्टेट देता है तो उसमें आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, ध्यान है, जो आपका भीमराव अंबेडकर जो था वो क्वेश्चन आया था, तो भीमराव अंबेडकर आपका जो है वो हैदराबाद में, और हैदराबाद जो वो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 85 के निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में तकनीकी और प्रबंध शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करता है? देखिए यहां पर जो मैनेजमेंट शब्द ध्यान रखिएगा आप, बेसिकली प्रबंध शिक्षा, ठीक है ना, मैनेजमेंट एजुकेशन, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, तो वो होता है AICTE। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यूपी का जो है कानपुर में इसका जो है रीजनल ऑफिस है। क्वेश्चन 86 की साइट पद का पूर्ण रूप है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 87। भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? तो वो है 7, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 88, भारत के राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में कौन सा अभिमत सही नहीं है? ठीक है, देखिए अभी नेशनल एजुकेशन जो डे के बारे में बताया गया था, ठीक है ना, तो यह प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये नहीं है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उनका बर्थडे होता है, ठीक है, और जिसे हम टीचर्स डे कहते हैं तो वो होता है 5 सितंबर को। ठीक है ना, तो ये 11 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए तो यहां पर फिलहाल ये सही है आपको ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 89 कि नेक राष्ट्रीय अधिस्वीकृति बोर्ड NBA से इन बातों में भिन्न है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि एक का दृष्टिकोण कोटि निर्धारण है, यानी कि 9 रैंक होते हैं, तो जो नेक है वो तो रैंक देता है A B है ना, C इस तरीके से 9 ग्रेड होते हैं तो इसमें, और दूसरे का कार्यक्रम की कोटि आधारित दृष्टिकोण है, यही अंतर है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन 90 है कि यूजीसी द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय को यह आज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें कि दूरस्थ शिक्षा परिषद की अनुमति के बिना दूरस्थ कार्यक्रमों को चलाना। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 91 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें सही नहीं है, मतलब वैसे ठीक है लेकिन सही नहीं पूछा इन्होंने कि भारत ने 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा अधिकार, प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को लागू कर दिया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? वो है आपका हरियाणा में, ऑप्शन ए करेक्ट है। 93 भारत में अधिकतर विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी सही है कि शिक्षण या शोध करते हैं और परीक्षा कराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 94 की निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय जो अपने निजी चैनल से अंतरक्रिया संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम दर्शाता है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो इग्नू है, दोनों ही चैनल एकलव्य और ज्ञान दर्शन वो इग्नू ने शुरू कर रखे हैं। ठीक है ना, तो निजी चैनल जो है वो इग्नू का है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 95 निम्नलिखित में से किसने भारत की अध्यापक शिक्षा संस्थानों में अधिस्वीकृति के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, NCTE और NAAC। ठीक है, NCTE और NAAC। क्वेश्चन 96 की राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा 1500 विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की सिफारिशों का आशय क्या है?
तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के दाखिले को यकीनी बनाना। ठीक है। 97 कि भारत में उच्च शिक्षा में पंजीकरण में शिक्षा की दोनों प्रणालियों, औपचारिक प्रणाली और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का योगदान होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि उच्च शिक्षा में पंजीकरण के आंकड़ों पर विचार करते समय दूरस्थ शिक्षा के योगदान पर विचार नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 98 देखिए, अब ये आपको कुछ स्टेटमेंट और नीचे रीजन दे रखे हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अकादमिक स्टाफ कॉलेज शिक्षकों की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाने के लिए अस्तित्व में आए, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो इसका रीजन है ये गलत है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों को शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सी जो है वो आपका इसमें करेक्ट है कि रीजन गलत है बट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, अभिकथन सही है। क्वेश्चन 99 की राधा कृष्णन आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का उद्देश्य है। तो देखिए दोनों ही हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों और शांति व सौहार्द का विकास करना और राजनीतिक, प्रशासन, उद्योग और वाणिज्य में योगदान। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन 100 की नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय संबद्ध है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है, एक सम विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन 101 देखिए, दो मैचिंग करना है आपको, तो हम सीधा ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है कि जो राष्ट्रीय विधि संस्थान है वो हैदराबाद में है। ठीक है। और जो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान है वो अभी 2 बार रिपीट हो चुका है। देखिए अब इसमें आ गया मैचिंग में, वो शिमला में है आपका। और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जो है वो भोपाल में है, ध्यान रखिएगा। और जो आपका राष्ट्रीय बचत संस्थान है वो नागपुर में। ठीक है, जो 1 नंबर है ये एक्चुअली 4 नंबर है, थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। 102 कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिमत सही नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि एकत्व अधिकार आविष्कार अभिकल्प प्रतिलिपियाकार और ट्रेडमार्क संवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है। कई बार देखिए लैंग्वेज बड़ी अटपटी सी होती है हिंदी में, और जो है बट मजबूरी है कि हिंदी में शब्द जो होते हैं वो वही होते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन 103 है। देखिए इसमें भी आपका मैचिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, कई बार ही मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो ऑप्शन ए सही है कि जो केंद्रीय मरु अनुसंधान केंद्र है वो जोधपुर में है, और अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र जो है वो आपका अहमदाबाद में है। ठीक है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जो है वो नई दिल्ली में है, और आपका जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो मुख्य कार्यालय है वो कैलकाटा में है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 104 कोठारी आयोग प्रतिवेदन का शीर्षक था। तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। कोठारी आयोग, ध्यान रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कोठारी आयोग पे क्वेश्चन लगभग हर दूसरे साल रिपीट होता है। तो शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। क्वेश्चन 105 निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय द्वय पद्धति वाला नहीं है। तो वो है आपका इग्नू। ठीक है ना, इंदिरा गांधी ओपन नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। चलिए क्वेश्चन 106 है कि नाक किस स्वायत्त संस्था के अंतर्गत स्थापित हुई। तो ये ऑप्शन नंबर डी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑप्शन डी करेक्ट है। 107 राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद किस वर्ष स्थापित हुई। यह हुआ ऑप्शन नंबर ए 1958, 1998 में। क्वेश्चन नंबर 108 निम्नलिखित संस्थाओं में से नई दिल्ली में कौन सी संस्था स्थापित नहीं है। तो भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान। ठीक है ना, ये नई दिल्ली में स्थापित नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 109 की उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का निहितार्थ है। तो वो है ऑप्शन बी नीति निर्धारण। चलिए फिर से मैचिंग आ गई है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें।
जो डॉक्टर हरि सिंह गोल्ड यूनिवर्सिटी है वो है आपकी सागर में। SNDT जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो है मुंबई में, और MS यूनिवर्सिटी जो है वो है बड़ौदा में, और JS व्यास यूनिवर्सिटी है वो है जोधपुर में। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन 11 है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सेवा में पहला जो आपका प्रयुक्त सैटेलाइट है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, EDUSAT। ठीक है ना, ये इसमें शिक्षा के क्षेत्र में है, EDUSAT, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 112 देखिए आ गया क्वेश्चन जो मैं आपसे बात कर रहा था। इग्नू का एकमात्र टेलीविजन शैक्षिक चैनल का नाम है, तो वो है आपका ज्ञान दर्शन, ऑप्शन नंबर ए। 113 महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, वो कहां स्थित है? तो वह वर्धा में। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 114 की शिक्षा के वृत्तीकरण का उद्देश्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि छात्रों को ज्ञान के साथ व्यवसाय के लिए तैयार करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, फिर ये आपका मैचिंग आ गया है, तो हम सीधा ऑप्शन नंबर ए देखते हैं कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज है वो है आपका हैदराबाद में। जो आपका ग्रामोदय विश्वविद्यालय है वो है चित्रकूट में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज है वो है धर्मशाला में। और इग्नू है, ये आप सब जानते ही हैं, ये आपका नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 116 जो विश्वविद्यालय अपने निजी चैनल द्वारा शैक्षणिक कार्यक्रम टेलीकास्ट करता है तो क्या है? ऑप्शन बी इग्नू। देखिए चौथी बार आ रहा है क्वेश्चन इग्नू से रिलेटेड ना। क्वेश्चन 117 सरकार ने संसद के नियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष में की थी? ये देखिए फिर रिपीट हो रहा है, आपको वैसे ही पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी 1956 में। यूजीसी जो स्टैब्लिश हुआ था वो 1956 में हुआ था। 118 जिन विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिसर होता है उन्हें कहा जाता है? तो वो होता है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 119 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो वो था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 120 निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा एक अनुच्छेद, इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो वो है आपका अनुच्छेद 30, है ना, आर्टिकल आपका 30, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन 121 नव चयनित IAS जो जिसे हम प्रोबेशनर्स कहते हैं को आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया है? ऑप्शन सी LBS नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। ठीक है ना, LBS वर्ड बस आप याद कर लीजिएगा, बहुत है इसके लिए। क्वेश्चन 122 शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी नेशनल बाल भवन नई दिल्ली। इसमें यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल बाल भवन कहां है? तो वो नई दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 123 की भारत सरकार द्वारा एटलांटिका पर शोध हेतु स्थापित शोध कार्यशाला का नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन ए दक्षिण गंगोत्री। क्वेश्चन 124 मानव संसाधन विकास मंत्रालय में निम्नलिखित निकाय सम्मिलित है? देखिए तीनों ही इसमें सम्मिलित हैं, प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग और महिला एवं शिशु विकास विभाग। ठीक है ना, ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 125 कि दूरस्थ शिक्षा की समृद्धि एवं विकास के लिए इग्नू ने 26 जनवरी 2003 को तकनीकी चैनल के लिए एक सैटेलाइट चैनल प्रारंभ किया, तो उसका नाम क्या है? देखिए मैं आपको फिर से पहले भी बताया था
2 चैनल थे तो वो एकलव्य नाम आ गया, ठीक है ना, ऑप्शन एकलव्य चैनल। तो ये 26 जनवरी 2003 को जो था ये स्टार्ट हुआ था तकनीकी शिक्षा के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 126, इसमें देखिए ये चारों हैं और मैं आपको इसमें ऑप्शन बता रहा हूं क्योंकि ये एक्चुअली बार बार थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 कि बुनियादी शिक्षा या नई तालीम का दूसरा नाम है, वो है आपका वर्धा शिक्षा योजना। ऑप्शन सी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए वैसे तो यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी, लेकिन क्योंकि यहां पर इन्होंने ऑप्शन में 1953 दे रखा है तो 1953 हम इसमें टिक लगाएंगे, ठीक है ना। तो वैसे एक्यूरेट आंसर जो है वो 1956 है। अभी पीछे क्वेश्चन भी आया था। तो क्वेश्चन 129 है कि भारत में उच्च शिक्षा के लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो देखिए पूरे हैं पांचों, 1 2 3 4 और 5। अभिगम भी है, साम्या भी है, गुण और प्राकर्ष भी है, प्रासंगिकता भी है और मूल्य आधारित शिक्षा भी है। केवल ये नहीं है आपका अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 130, राष्ट्रीय संस्थानिक श्रेणीकरण ढांचा जिसे हम शॉर्ट में NIRF कहते हैं के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज को स्थान प्राप्त हुआ था? तो हुआ था मिरांडा हाउस नई दिल्ली को 2017 में, मिरांडा हाउस नई दिल्ली, ध्यान रखिएगा। 131, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसे फरवरी 2017 में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए कुलाध्यक्ष जो विजिटर है उसका पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो वो हुआ था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 132 की निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? ठीक है, वो है आपका राज्य का राज्यपाल। तो राज्य के राज्यपाल को स्वीकृत संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन 133, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्टाचार शब्द की परिधि में आता है? तो देखिए चारों ही आते हैं। सरकारी पद का दुरुपयोग, नियमों कानूनों और मानकों से विचलन, जब कार्यवाही आवश्यक हो तो कार्यवाही ना करना और लोक संपत्ति को नुकसान। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 134, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करने के बजाय निम्नलिखित में से कौन सद आचरण पर्यंत पद पर रहता है? तो ये होते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, केवल 3, ध्यान रखिएगा। 135 कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो देखिए एक तो 2 नंबर सही है कि राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, और तीसरा कि राज्यसभा के सदस्यों को प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों को निर्देशों के अनुसार मतदान करना बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 136, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के परिणामतः निम्नलिखित में से कौन सा तात्कालिक रूप में अनिवार्य नहीं होता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें 2 पॉइंट है आपका 1 और 4। एक तो राज्य विधानसभा को भंग किया जाना, और 4 नंबर है कि नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना। क्वेश्चन 137, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC को निम्नलिखित में से किसने असंवैधानिक घोषित किया गया है? तो वह भारत के उच्चतम न्यायालय ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने असंवैधानिक घोषित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो केवल 3 सही है कि उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है। ठीक है ना। क्वेश्चन 139, निम्नलिखित में से कौन से मूल या मौलिक कर्तव्य हैं? तो देखिए तीनों ही है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार,
और माता पिता द्वारा अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 140 की नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए मैंने पहले भी कई बार बताया, जो योजना आयोग है वो खत्म हो चुका है और 1 जनवरी 2015 को जो है वो नीति आयोग की स्थापना हुई थी, तो उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो इसमें 3 और 4 नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी। यह ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही सांविधिक निकाय, और यह एक चिंतन कोश या थिंक टैंक है। ठीक है। क्वेश्चन 141 की संविधान में एक मद के रूप में लोक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस में आती है। वो आती है आपकी राज्य सूची में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 142 कि एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है, वो निर्धारित नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 143 लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 1 और 3 के संविधान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या की सीमा तय की गई है, बिल्कुल सही है। और 3 नंबर की फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है। 144 निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की लोकसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र की जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो सबसे ज्यादा हैं। क्वेश्चन 145 कि संसद का सत्र निम्नांकित में से किसके द्वारा आहूत किया जाता है। वो है भारत के हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, ऑप्शन नंबर ए। 146 लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति जी को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। तो देखिए, बैठक बुलाना, सत्रावसान और भंग करना। तो 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 147 कि संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे कंपटीशन में पूछा गया। मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया है कि 6 महीने का, ठीक है ना, 6 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 148 मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किसमें अंतर्निहित है। वो है आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 149 निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग का वास्तविक कार्यकारी मुखिया है। देखिए, वैसे मैंने बताया, हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो अब बेकार का है, क्योंकि योजना आयोग खत्म हो चुका है, अब नीति आयोग है ना। तो अगर हम उसके हिसाब से बात करें तो डिप्टी चेयरमैन। ठीक है। 150 कि विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है। तो वो है समवर्ती सूची, ऑप्शन सी। 151 कि 2 या अधिक राज्यों के बीच के विवाद पर निर्णय लेने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अंतर्गत आती है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकारिता। ठीक है। क्वेश्चन 152 की निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। देखिए, चारों क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है कि भारत में 7 संघ शासित क्षेत्र हैं, जो यूटी हैं, ठीक है ना, तो वो है आपके 7। और 2 नंबर की 2 संघ शासित क्षेत्रों में आपकी विधानसभा है, 1 संघ शासित क्षेत्र का उच्च न्यायालय है, ठीक है, और 1 संघ शासित क्षेत्र की 2 राज्य, 1 संघ शासित क्षेत्र 2 राज्यों की राजधानी है, जैसे पंजाब और हरियाणा की क्या है, चंडीगढ़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 153 की केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 1, 2 और 3 नंबर बिल्कुल सही है कि केंद्रीय सूचना आयोग एक सांवैधानिक निकाय है और मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और आयोग अधिक से अधिक 25,000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 1, 2 और 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 154 की पूर्णता अधिपत्र में लोकसभा अध्यक्ष किसके बाद आती है। तो वो आती है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। 155
डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने निम्न अधिकारों में से किसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? वो था ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 156, निम्नलिखित में से किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया? तो वो किया था ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। 157, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान सभी के लिए है, वैज्ञानिक मनस्थिति के अनुसार, और 4 वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है ना, ये आपके मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है। 158 की भारत का जो उप राष्ट्रपति शपथ लेता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि देश के संविधान और कानून को संरक्षित, सुरक्षित और प्रतिरक्षित करने की। 159, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, 1 और 4। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो। देखिए वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य होता है, ठीक है ना, हाई कोर्ट के नहीं। और 4 नंबर की उनकी निश्चित अवधि होती है। तो ये दोनों ही जो कथन है ये सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 160, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भारतीय उच्चाधिकारियों से परस्पर बातचीत करते समय तथा सरकारी टिप्पण आदि में से निम्नलिखित में से कौन से पूर्व नियोजन का प्रयोग समाप्त करना चाहते हैं? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 नंबर, मतलब कि हिज एक्सीलेंसी, ठीक है, और 3 नंबर माननीय। 161, वित्तीय आपात स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी 2, केवल 3, ठीक है। तो इसमें मैं बताऊं आपको, ये आपका जो ऑप्शन नंबर है वो डी सही है, ठीक है ना। केवल इसमें 3 नंबर है। थोड़ा सा मेरे को डाउट है इस क्वेश्चन में कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन को कम किया जा सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 162, भारत में 1 रुपए की मुद्रा पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आप सभी जानते हैं, बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि भारत सरकार के वित्त सचिव के होते हैं। 163, देखिए मैचिंग आ गया है। फिर ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है आपका कि जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है वो हुआ था 1966 में, और पाल एच एप्पलबी समिति वो 1953 में तैयार हुई थी। के संथानम समिति जो थी वो 1966 में तैयार हुई थी, और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो है वो 2005 में तैयार हुए थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 164, संवैधानिक रूप में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता का कार्य निष्पादन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? वो होता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट है। 165, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाता। 166, भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन ए करेक्ट है, राज्य का मुखिया है। क्वेश्चन भी कई बार आया है। 167, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और उस कथन को पहचानिए जिसमें प्राकृतिक न्याय निहित है। तो ऑप्शन डी, सुने जाने का उचित अवसर दिया जाए, ठीक है। 168, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर रहता है? देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन डी, ऑप्शन डी की राज्य का राज्यपाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 169, निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? तो योजना आयोग हालांकि खत्म हो चुकी है, तो यहां पर अब आप इसको नीति आयोग नाम दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 170, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत में संसद सर्वोपरि है।
ठीक है, भारत में संसद सर्वोपरि है, ये नहीं में आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। क्वेश्चन 171, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय लोकतंत्र के गणतांत्रिक स्वरूप को दर्शाता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि चयनित राष्ट्रपति तथा सीधे या परोक्ष रूप से चयनित संसद। 172, कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त निम्नलिखित में से किसको केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि राजकीय लोक सेवा आयोग का सदस्य, इसे केवल राष्ट्रपति ही हटाया जा सकता है और राज्यपाल इसको नियुक्त करता है। 173, की सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रावधान करता है। देखिए तीनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हैं कि किसी भी व्यक्ति को सभी लोक अधिकारियों द्वारा सभी प्रकार की सूचनाओं का, ठीक है, प्रकार और केंद्रीय, राज्य या और जिला स्तरों पर सूचना आयोगों की अपीलीय अधिकरण के रूप में स्थापना और लोक अधिकारियों में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता। तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए देखिए फिर से मैचिंग आ गया है, तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही है। जो अनुच्छेद 280 है वो संघीय स्तर का वित्त आयोग है। अनुच्छेद 324 ये आपका भारत का निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 323 ये प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है और अनुच्छेद 315 ये आपका लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। चलिए 175, कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की कार्यवाही का संचालन होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। क्वेश्चन 176, कि संसद की भारत की संसद गठित होती है। तो ऑप्शन सी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, ठीक है। क्वेश्चन 177, भारत के संविधान के किस भाग को प्रशासकों की आचरण संहिता माना जाता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, भाग 4। 178, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागा परंपराओं और सामाजिक प्रथाओं को संसद के किसी भी अधिनियम से रक्षोपाय प्रदान करता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 371 ए। क्वेश्चन 179, 179, ग्रामीण और नगरीय संस्थाओं के चुनावों का आयोजन और अंतिम पर्यवेक्षण किया जाता है। तो वो होता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। 180, ठीक है, फिर से मैचिंग आ गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें करेक्ट है। जो कैग है, CAG कैग, तो ये जो है आपका इसमें अगर हम संसद की बात करें सबसे पहले वो बजट अधिनियम, ठीक है ना, वो कार्य है। उसके बाद है आपका कैग, ठीक है ना, CAG, तो वो है आपका व्यय का वैधता। सी है वित्त मंत्रालय, तो वो है आपका बजट कार्य उसका। और डी है आपका व्ययकारी विभाग, तो वो है आपका बजट का निष्पादन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 181, देखिए क्वेश्चन अब खत्म होने वाले हैं ये, इसके बाद में फिर नए क्वेश्चंस का आपको कलेक्शन करूंगा, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है। वो होता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। 182 की इस उद्धरण के अनुसार संविधान के अनुच्छेद संख्या के अंतर्गत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकार है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, 324। अनुच्छेद किसके अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो वो है आपका 324, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। 184 कि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता का अर्थ है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक दर्जा देना। क्वेश्चन 185, भारत में दूरस्थ शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 1, 2 और 4 नंबर
कि यह औपचारिक शिक्षा की पूरक है, और 2 कि इससे शिक्षा की लागत घट जाती है, और 4 नंबर इससे शिक्षा तक पहुंच बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 186 के निम्नलिखित में से कौन से सांविधिक निकाय हैं? ठीक है, सांविधिक निकाय केवल 2 ही हैं। एक तो 2 नंबर वो आपका यूजीसी, और एक 3 नंबर आपका AICTE। ठीक है ना, ये सांविधिक निकाय है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 187, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? देखिए चारों ही कथन जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि उसे वही शक्तियां प्राप्त हैं जो लोकसभा को हैं, गलत है ये। और यह मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, और यह धन विधेयक को संशोधित कर सकती है, और इसे आपातकाल के दौरान भंग किया जा सकता है। ठीक है ना, चारों ही स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। 188 की राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो वो है आपका केवल 1 नंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए कि उन्हें विधानसभा भंग करने की शक्ति प्राप्त है। 189 निम्नलिखित में से किन मामलों में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, जो अन्य पक्षकार की सुनवाई या उसका पालन अवश्य किया जाना चाहिए? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। किसी कर्मचारी की पदच्युति, और न्यायपालिका का निष्प्रभावीकरण, और किसी विद्यार्थी या किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई। और लास्ट क्वेश्चन है फिलहाल इस टॉपिक का जो मैंने दिया है। ठीक है ना, अभी और क्वेश्चन मैं आपको इसमें डिस्कस करूंगा आपसे। फिलहाल इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन एक्ट जो कि 1992 में हुआ था, कौन से प्रावधान स्वैच्छिक हैं? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, 3 और 4 नंबर। यानी कि पंचायती राज संस्थाओं में संसद तथा राज्य विधानमंडल के सांसदों का प्रतिनिधित्व, और पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण। व्यूअर्स, ये मैंने 190 क्वेश्चंस का आपके लिए कलेक्शन किया था, और देखिए जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो मैं आपसे बीच में डिस्कस कर रहा हूं। तो ऐसे ही जो बहुत और नए क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए कलेक्ट कर रहा हूं, तो टाइम टू टाइम मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है व्यूअर्स, मेरे साथ बने रहिएगा। हमें जब तक आपके नेट के एग्जाम, क्योंकि ईयर में शायद 3 बार होंगे नेट के एग्जाम, तो मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा। और भी काफी सारे क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन कर लिया है, जो मैं आपसे जो है हर 1-2 दिन बाद डिस्कस करूंगा। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। ठीक है व्यूअर्स, चलिए वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।